Hello everyone, good morning to all of you and I am Razan Maurya and you are the most welcome on this online platform. Students, पिछले लेक्चर में आप लोग को लास्ट में मैं न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा रहा था और उसी समय का एक टेक्निकल प्रॉब्लम कारण वीडियो कट गई थी, लेकिन डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिख दिया था, समझा दिया था। तो आज जो है जहाँ पे लेक्चर ख़त्म हुआ था कल, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स डेली का डेली बनाते जाइए। मैं भले 110 नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, PDF प्रोवाइड करूँगा, NCERT का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैंने पहले भी बता दिया है कि नोट्स आप खुद का जरूर बनाइए, क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के जब आप अपना खुद का लिखा हुआ चीज़ पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स में मैंने इतना बता दिया था आपको, और डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन मैंने समझा दिया था। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, द अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, मैंने समझाया था ना कि न्यूक्लियस में दो एलिमेंट रहते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन। न्यूक्लियस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था कि किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सेल्स हैं, और इन सेल्स में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यानी इन सेल्स में कौन रहेगा, अलग अलग बाहर जो सेल्स होते हैं, KLMN इसका नाम दे दिया गया था, ठीक ना, KLM इसके बाद नाम देते जाएंगे। ये न्यूक्लियस है, N फॉर, चलिए मैं इसको NU कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो लगेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों रहते हैं। ठीक ना, तो आप कह सकते हैं, मैंने बताया भी था वहाँ पे कि सर बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं KLM या इसके बाद NOP आएगा। ठीक है, उन सेल्स में जो एरिया होती है, यानी जो जगह होती है वो ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस छोटा होता है और रिजिड बॉडी एकदम सॉलिड होता है। तो वो छोटे से ही यानी उतनी कम एरिया में ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे रह लेते हैं, तो उन्हीं के बीच में एक बहुत ही मतलब तगड़ा अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और उस फोर्स का नाम क्या था, न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में। तो आगे हम लोग लिखेंगे, आगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, और पहला रहेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स और जो दूसरा रहेगा वो वीक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये डेफिनेशन के आगे आप लोग लिखिएगा, यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा और लिखना है, दिस फोर्स बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लिखिए दिस फोर्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दिस फोर्स बाइंड्स मतलब क्या होता है, बांधना, आपस में इकट्ठा करना, मिला देना। दिस फोर्स बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स या बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जाहिर सी बात है कि एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन रह रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं, और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो ही लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा होगा ना, उसको कोई जकड़ा होगा ना, बाइंड किया होगा, तभी तो वो लोग रह रहे हैं, वरना एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं बना लेते, फॉर अवे नहीं चले जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में क्या काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, और न्यूक्लियर फोर्स उनको क्या करता है, बाइंड कर देता है, बांध देता है, ताकि वो बाहर न जा पाए। ठीक है, लिखिएगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एमंग दी ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। मैंने इसके बारे में पहले भी बता दिया था, ठीक ना। मैंने जब फंडामेंटल फोर्स बताया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता था, न्यूक्लियर फोर्स होता था, और जो दूसरे नंबर पे था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, जो ग्रेविटेशनल था वो सबसे लास्ट में। यानी फंडामेंटल फोर्सेज में जो हमने 3 फोर्स मुख्य रूप से पढ़े थे, उसमें सबसे वीकेस्ट यानी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, it is the strongest force among all the fundamental
फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आगे लिखिएगा इट इज, इसमें पैराग्राफ चिन्ह के लिखिएगा, इट इज 10 मिलियन, इट इज 10 मिलियंस, it is 10 million times, 10 million times stronger than chemical bonding, chemical bonding. It is 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर देन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यानी यह केमिकल बॉन्डिंग से कितना 10 मिलियंस अधिक स्ट्रांग होता है, सोच सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने नया चीज़ सुना है, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये केमिकल बॉन्डिंग नया नहीं है, ये पिछले क्लास का है, यानी क्लास 10th का है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग का दिमाग थोड़ा फ्री होता है तो आप लोग उसको भी इरेज कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि बगैर इसके आप इस चीज़ को दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से बैठा नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना कि ये केमिकल बॉन्डिंग से 10 मिलियन टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आप कहेंगे सर ये होता क्या है, उस हिसाब से आप जज करेंगे कि अरे ये इतना तगड़ा होता है तो उससे 10 मिलियन टाइम्स वो कितना तगड़ा हुआ है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है, मैंने बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, और केमिस्ट्री में मैंने बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे आयंस होते हैं, चाहे एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में मिल करके जब नया फॉर्म या नया कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन आपस में मिल करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम यानी H और H मिलके क्या करता है, H प्लस H मिलके क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। या आपने सुना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं, H2O का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। या आपने सुना होगा सोडियम प्लस Cl क्लोरीन यानी आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। तो ये मिलते कैसे हैं, किस प्रकार से मिल के बनाते हैं, आखिर उनके बीच में कोई तो प्रोसेस होगी कि आपस में बढ़ते होंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग मतलब उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का मतलब क्या, रिलेशन बनता है, उनके बीच में संबंध बनता है। उसी संबंध को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि दो एटम्स, दो आयंस, चाहे दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिल रहे हैं और मिल करके नया कंपाउंड या नया मॉलिक्यूल, नया सब्सटेंस बना दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आपको 3 प्रकार से मैंने पढ़ाया था, वो तीनों प्रकार देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी में। हालांकि यहाँ की वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 प्रकार का पढ़ाया था, ठीक है। उसमें जो पहला टाइप था, देखिए, वो था आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। और जो दूसरा टाइप था वो था कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और जो लास्ट वाला टाइप था वो आपके सिलेबस में नहीं था 10th क्लास में, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ाया था ताकि आप लोग जानते रहें। आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे या 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप देखेंगे वहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ाया उसका कितना हेल्पफुल मिलेगा। आज केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोग का चला होगा, बहुत अच्छा सर पढ़ाए हैं, मैंने देखा भी है। तो डेली क्लासेस उनका अब लगभग मिलेगा। अगर एक आध दिन कभी कभार कहीं को चला जाता है तो हो सकता है क्लास मिस हो जाए, लेकिन बाकी डेली क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से उसका यूज़ मिलेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो तीसरा मैंने पढ़ाया था वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग था। क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, आयनिक। देखिए यहाँ से बना है ना आयन, आयनिक में एक वर्ड छिपा हुआ क्या है, आयन। यानी जहाँ पे आपस में दो आयंस, दो या दो से अधिक आयंस मिल करके क्या कर दे, बॉन्ड बनाए, तो वहाँ पे क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। यानी इट अकर्स ड्यू टू
combination, it occurs due to combination of ions. आयन क्या होते हैं ये आपको तो पता ही होगा कि जब कोई एटम या एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वहाँ पे वो आयन फॉर्म में बदल जाता है। यानी ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो या तो अधिकता हो, यानी इलेक्ट्रॉन लेस हो या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहेंगे या इलेक्ट्रॉन रिच हो। कहने का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या ज़्यादा हो, यानी जिसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो क्या फॉर्मेशन कर देगा? आयन। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आयन क्या होता है? जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हो। और जो निगेटिव आयन होंगे उस पर क्या होंगे? उस पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेप्ट कर रखा है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो चीज़ मैंने बोला है एक बार फिर से पीछे जाके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? तो इट इज अकर्स ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ आयन्स, यानी कम्बिनेशन। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास सोडियम आयन हो, मैं क्या कर लेता हूँ? सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव आयन, और इसके बगल में क्लोरीन को बुला देता हूँ यानी Cl निगेटिव आयन। इन दोनों की दोस्ती करा दीजिए। तो दोस्ती कैसे होगी? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन थमा देगा, कहेगा चलो हम लोग की दोस्ती हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया? NaCl बन गया। NaCl क्या है? एक साल्ट है जो कि डेली हम लोग लाइफ में क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। हालाँकि यही डायरेक्ट साल्ट नहीं बना लेंगे, हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद इसमें आयोडीन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, तब वो मार्केट में आकर के सप्लाई होता है, ठीक है? अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा देखिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग में मैंने क्या पढ़ाया था? जैसे यहाँ पे आपस में आयंस के माध्यम से बॉन्डिंग हो गई है, तो यानी यहाँ Na पॉजिटिव था और Cl निगेटिव था। मान लीजिए आपको Na पॉजिटिव नहीं मिला, आप कहेंगे सर मैं सीधे सोडियम से ले आके बॉन्डिंग कराऊंगा। लाइए, तो सोडियम बॉन्डिंग कराएंगे ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब आपको इसका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 के मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 281 होगा, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सेल में है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक उसी प्रकार से जब आपको आयन नहीं है, यानी ये एटम फॉर्म में है, तो उसी प्रकार से क्लोरीन को भी यहाँ एटम फॉर्म में ला दीजिए। तो आप कहेंगे क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे अपना लास्ट का 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 2 2 2 2 एक यहाँ पे रख दिया। अब देखिए होगा क्या, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, ये कह रहा है मुझे एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, ठीक है? तो ये कहेंगे चलो हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं, यानी समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाएगा, और कोवैलेंट बॉन्डिंग बनने के बाद ये भी NaCl फॉर्म में बदल जाएंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आएगा, वो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कहेगा मुझे भी एक चाहिए, वो कहेगा मुझे भी एक चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इसको दे दे या इसको दे दे, तो दोनों लोग आपस में समझौता करेंगे। चलिए, एक आपका एक मेरा भी हो गया, दोनों लोग का मिलके ऑक्टेट डुप्लेट्स, यहाँ डुप्लेट्स होगा, ये ऑक्टेट है ये डुप्लेट्स, और अगर बन गया तो फिर ये बना देंगे H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अच्छा, थर्ड वाला को मैंने क्या बताया था? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस से कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बना दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला क्या होगा? CO होगा। कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन 6 पे आता है, तो यानी 2 4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे ना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का आई थिंक 8 होता है, तो 8 का मतलब उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो या क्या करेंगे? आपस में पहले तो ये दोनों इसकी शेयरिंग कर लेंगे, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना उठा करके दोनों डोनेट कर देंगे, ठीक है? तो ये डोनेट किसने किया? यहाँ पे डोनेट ऑक्सीजन करेगा, ठीक है? क्योंकि इसके पास 6 था और इसने यहाँ से 2 ले लिया, तो उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है? देखिए लास्ट में इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो उसका मैंने 8 का मतलब आप ऐसे नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाला मैंने दिखा दिया। अब ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई तो इसके पास क्या हो जाएगा? 6 पड़ा 8 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी काउंट किया जाएगा ना, ठीक है? तो 8 पूरा हो गया, लेकिन कार्बन के पास 4 था और 4 2 6 ही हुआ, तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर इसको क्या कर देगा? चलेगा, चलो मेरा तरफ से ले लो,
तुमने साझेदारी तो किया ही, शेयरिंग तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ चलो मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन और अधिक ले लो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसका मतलब ये एक तरफा यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यानी इसने वन साइडेड शेयरिंग हो गई। और वन साइडेड शेयरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग बन जाती है, और ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जब इतना यानी NaCl यहाँ आयंस के कारण मिल रहे हैं तो ये सबसे स्ट्रांग होगा, यानी ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रांगेस्ट बॉन्डिंग होगी, और ये बहुत ही परफेक्ट होती है, यानी बहुत ही मजबूत होती है। फिर उससे कम ये होगी, यानी केमिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और जो लास्ट में एकदम सबसे कमजोर होगी यानी सबसे वीकेस्ट जो होगी, और वो कौन सी होगी? सबसे वीकेस्ट जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन दिया है, जब मर्जी करेगा तब ले लेगा अपना। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग था। अब आप समझिए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में इतना जब मजबूती रहती है, कंपाउंड आपस में एलिमेंट्स आपस में मिल करके नया कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, तो जो मैंने अभी भी न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया है, ये न्यूक्लियर फोर्स इसका 10 मिलियन टाइम्स अधिक है। यानी आप समझ सकते हैं वो कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसी कारण जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों बिल्कुल आसानी से एग्जिस्ट कर लेते हैं, रह लेते हैं, कभी उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर समझिए ये स्ट्रांग नहीं होता तो वो आपस में टकरा करके कोलिजन करके निकल जाते, यानी न्यूक्लियस को तोड़ देते, और जैसे ही न्यूक्लियस किसी एटम का खत्म हो जाएगा तो उस एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में तो हमें मिलेगा नहीं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो है न्यूक्लियर फोर्स के हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करिए, तुरंत मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग सबसे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई क्लास आप लोग देखा करिए, क्लास खत्म हो जाए तो आप वीडियो लास्ट में लाइक कर दिया करिए। लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स बना रहता है ना, वहाँ कमेंट में जरूर आया करिए और बताया करिए कि सर आज का क्लास कैसा लगा है। आप लोग फीडबैक बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर देना सीखिए आप लोग, उससे हमें पता चलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत कितनी कारगर साबित हो रही है। आप हमारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, हमको बताएगा तो हम अपना पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं ना, और अच्छे समझा सकते हैं ना, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे समझ सकें। ठीक है, फिलहाल मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर लगता है कि अगर आपको कोई कमी है अभी भी तो आप हमसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यानी अब हम इसके टाइप की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो मैंने बताया ही पहले से भी कि टाइप्स ऑफ में मतलब कितने होंगे, ये 2 प्रकार का होगा। तो दोनों प्रकार को हम लोग बस यही शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से पढ़ लेंगे। जो पहला वाला हमारा होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अच्छा, किसी किसी किताब में इसी को लिखा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप समझिए उस चीज को, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही है। और यहाँ पे क्या होगा? वीक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब हम इस दोनों को अलग अलग यहीं पे पढ़ लेंगे, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन पता हो गया, अब हम यहाँ पढ़ लेंगे कि किसके किसके बीच में काम करता है, क्या क्या इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, बस इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में ही काम करता है। अभी मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी इसे हम न्यूक्लियस बोलते थे। ये आपस में बंधे हुए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्यों बंधे हुए, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसी फोर्स कारण उसको बाइंड किए हुए है, और इसी कारण जो है इसका न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है और एटम का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, है ना। अब आपको न्यूक्लियस नहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आई बात समझ में? आगे लिखिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द stability of atomic
न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा आगे लिखिएगा इसमें, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज, ये सारी चीज नए लाइन लिखिएगा इसमें, ये नए लाइन फिर नए लाइन नए। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं करेंगे। इट इज स्ट्रॉन्गर देन 100 टाइम्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन 100 टाइम्स, कितना बार? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन 100 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 100 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली कहाँ पे काम करता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। एक चीज़ में आप और जोड़ सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए आप लोग बताइए, गेस करिए। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, क्योंकि अगर एटम का न्यूक्लियाई ही नहीं रहेगा तो एटम एग्जिस्ट कहाँ से करेगा? तो अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई को कोई स्टेबल कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेगा तो एटम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो वीक का मतलब क्या? थोड़ा कमजोर लगेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और इधर लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव। अब आप लोग ये नया वर्ड सुन रहे होंगे ना, रेडियो एक्टिव, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की टॉपिक्स में जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आसान बन जाएंगी। क्योंकि पहला चैप्टर है ना, नॉर्मल इंट्रोडक्शन में सिलेबस में आपके दिया, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप बेसिकली, मैंने बताया ना, फिजिक्स का क्लास 11 का जो पहला चैप्टर बेसिकली शुरू होता है, वो पहला चैप्टर आपका यूनिट 2 से शुरू होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये तो इस चैप्टर में केवल नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहता है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कराता चलो, बहुत ज़्यादा कंटेंट देते चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिए। जितना अच्छे से आप पढ़े रहेंगे यहाँ पे, ये चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है, मददगार साबित होंगी। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई ब्रैकेट में, जैसे लाइक बीटा डिके, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिव, यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला है। जैसे रेडियो एक्टिव डिके मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आगे चलिए जब आप लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव थ्योरी में या रेडियो एक्टिव चैप्टर में, हो सकता है वो केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई बड़ा न्यूक्लियस यानी हैवी न्यूक्लियस होता है ना, तो जब वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक करता है तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल साथ साथ बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हेल्पफुल होते हैं। भारी न्यूक्लियस को यानी हैवी न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने में उसमें बमबारी की जाती है ना, मैंने क्लास 10 में पढ़ाया था, बताया था। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसमें क्या होता है, कोई बड़ा न्यूक्लियाई यानी हैवी न्यूक्लियाई जो है छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होता है, तो उस दौरान कुछ रेज निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं। उसी रेज को हम बीटा रेज बोलते हैं, और उन्हीं बीटा रेज के निकलने के कारण जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई धीरे धीरे छोटा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डीके। डीके में क्या धीरे धीरे खत्म होना यानी समाप्ति की ओर जाना। तो वहाँ से बीटा रेज निकलती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बीटा डीके। काफ़ी अच्छे से आगे मिल देगा आप टॉपिक को, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। और नीचे इसमें लिखना है फिर आपको, इट इज़ मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट इज़ मच
greater than, it is much greater than, it is much greater than gravitational force, gravitational force, gravitational force, but smaller than, but स्मॉलर देन किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF, ठीक है। कहने का मतलब यह ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी अधिक शक्तिशाली होता है, मच ग्रेटर, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, बट स्मॉलर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी इससे यह क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा, और एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट, electrons does not experience या experiences, ठीक है, experiences this force, यानी यह फोर्स इलेक्ट्रॉनों पे नहीं लगता है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ इसमें भी हो सकता है, ये चीज़ इसमें भी कॉमन है, ठीक है, आप लोग यहाँ इसमें भी लिखना हो लिख लीजिएगा, सेम चीज़, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यह फोर्स किसके बीच लग रहा है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी हमने कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया है, यानी इलेक्ट्रॉन इस टॉपिक में आया ही नहीं है। और मान लीजिए आपके दिमाग में कहीं आता है कि सर यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का चर्चा नहीं किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को एग्जिस्ट नहीं करते, यानी जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उस न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं आता होता है, यानी इस फोर्स का वो एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स के टाइप्स कंप्लीट हुए, ठीक है। देख लीजिए, लेक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ बताइए। और आगे हम लोग की एक नई टॉपिक इसी चैप्टर की जो है शुरू होगी, वो हेडिंग होगी फिजिकल लॉज, फिजिकल लॉज एंड इट्स नेचर, ठीक है, यानी फिजिकल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है अब, फिजिकल लॉज, ठीक है, हेडिंग लगाइएगा फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉस, ठीक है। देखिए फिजिकल लॉस का मतलब समझते हैं आप लोग, वो लॉ जो डेली लाइफ में हमारे यानी डेली रूटीन से रिलेटेड हो, जिसका हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हो, फिजिकली मतलब उस चीज़ को देखते हो करते हो, जैसे चलना, मोशन में, ग्रेविटेशन में, सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते रहते हैं अपने आसपास की हर एक इवेंट्स को, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ जो चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो उन चीज़ों पे किस प्रकार के लॉज सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी उन पे किस प्रकार का जो लॉ काम कर रहा है, जब उसी चीज़ को हम स्टडी करने लगते हैं तो वही सब फोर्सेस क्या कहते हैं, फिजिकल फोर्सेस, ठीक है। इस फोर्स का नाम जो है, दूसरा नाम भी लिख लीजिए, फिजिकल फोर्स को जो है हम लोग अन्य कई नाम से भी जानते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम देखिए क्या लिखता हूँ मैं, जैसे साइंटिफिक लॉ हो गया, क्या हो गया, साइंटिफिक लॉ हो गया, यानी इसी को हम साइंटिफिक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक लॉ के बाद हम लोग फिर इसमें क्या देखते हैं, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, ठीक ना। यानी फिजिकल लॉज का दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक लॉ, और उसके बाद हमने क्या, लॉज ऑफ नेचर। तो आप अगर वर्ड्स को देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइंटिफिक लॉ यानी जो चीज़ें साइंटिफिक यानी साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है जी, और साइंटिस्ट मतलब आप जानती हैं फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें जैसे न्यूटन, गैलीलियो या फिर आइंस्टीन वगैरह, इन लोगों ने जो भी चीज़, जो भी नियम बनाया है वो आपके डेली रूटीन में यानी आसपास के एटमॉस्फेयर में वो लॉ डेली सेटिस्फाई होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक्ट करते रहते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ नेचर वही चीज़ है, आसपास के वापस के वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें एक्ट होती रहती हैं, जो फोर्स काम कर रहा है या जो लॉज वेरीफाई कर रहे हैं, वो क्या है, सब के सब फिजिकल लॉज हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, साइंटिफिक लॉ और लॉ ऑफ नेचर को, ठीक है, ताकि मुझे डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लिखिए, द लॉ विच इज बेस्ड ऑन द लॉ the law which is based on the law which is based on,
ठीक है, क्या, बेस्ड ऑन फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, ठीक है, फिजिकल बिहेवियर, या बेस्ड ऑन इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, या बेस्ड ऑन इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, empirical observations is called क्या, फिजिकल लॉज, या फिजिकल लॉज की जगह आप लिखते हैं साइंटिफिक लॉज या लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। द लॉ विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल बिहेवियर और बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन कहने क्या मतलब, जिस चीज़ को हम आसानी से और अपने डेली लाइफ में आसपास के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है, ठीक है ना, जिसको हम आसानी से क्या कर ले, अब जैसे हमारे पास सामने देखते हो आप लोग ना, कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में उड़ रही, कहीं कहीं चली जाती है उड़ते उड़ते, तो वो उड़ते हुए क्यों जा रही है, क्योंकि उस पर अर्थ का एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, फोर्स कम कर रहा है, बिना फोर्स के तो उड़ नहीं रही, चल नहीं रही है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप लोग गाड़ी चलाते जाते हैं, एकाएक ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रुक जाती है। हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का मतलब मैं लिख रहा हूँ जब मार्कर से, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। इसमें भी कोई ना कोई लॉज है, इसमें भी कोई ना कोई नियम काम कर रहा है। ये सारे लॉज किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सब फिजिक्स के अंतर्गत है, यानी फिजिकल लॉज है। ये क्यों लिखने से चल रहा है, क्यों आपको दिख रहा है, अगर मैं अभी उंगली चलाऊँ तो क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है ना। अगर लॉज इसमें नहीं काम करता तो मैं अपने हाथ से लिखता, उंगलियों से लिखता, यानी फिंगर से लिखता, तब भी आपको चीज़ दिखनी चाहिए ना, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस पे लॉ नहीं काम करता है, लेकिन इस पे लॉ काम करेगा, और ये लॉ काम कर रहा है, इस वजह से आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, आप आसानी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसमें लिखिएगा कि दीज लॉ आर बेस्ड ऑन, और लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, दीज लॉज आर based on scientific experiments ठीक है, over many years ago, ठीक है। यानी बहुत साल पहले जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, यानी जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, उसी कंक्लूजन के ऊपर ये बेस्ड ऑन है। जैसे आप लोग लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे आया होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं किताब में देखे होंगे और छाप दिए होंगे। अगर वो किताब से देख के छापते तो उनका लॉ हम लोग नहीं जानते ना, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखा होगा उस समय, ठीक है। वो ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आदमी ऐसे चल रहा है, गाड़ी रुक रही है, तो उसमें रीज़न क्या है, उन्होंने स्टडी किया होगा, अपना दिमाग लगाया, फिर दिमाग लगा के उससे कुछ स्टेटमेंट बनाए, स्टेटमेंट बना के सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बना के फिर उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से पूरा मतलब फैलाया उसको, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज़ को देखा, देखने के बाद उसको अपना नियम, अपने उन्होंने स्टेटमेंट बताया, तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यानी जो फिजिकल लॉज हैं वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, एक लाइन और लिखिए इस चीज़ को, दीज लॉ आर एक्सेप्टेड, इसमें आगे लिखिए पैराग्राफ ही चेंज करके, दीज लॉज आर एक्सेप्टेड, दीज लॉज आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली within the scientific community, within the scientific community। कह रहा है कि ये जो लॉ है ये बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कहने का मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है।
अगर ये हर जगह एक्सेप्टेड नहीं होता तो ये लॉज ऑफ नेचर नहीं बनता, साइंटिफिक लॉज नहीं बनता। यानी हर जगह क्या है, ये एक्सेप्टेड है विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। यानी साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है, यानी हर साइंटिस्ट का मानना था कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन जो दिया था वाकई में उनका कहना सही था। अगर उनकी चीज़ गलत रही होती तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट न्यूटन के अलावा भी थे जो उसके प्रति अपना कोई अपोज दिखाते हैं, यानी अपना फिर दूसरा लॉ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा, उन्होंने भी जाना कि हाँ न्यूटन ने जो कहा है वो बात उनकी सही है, इसलिए उन्होंने उनको भी क्या किया, एक्सेप्ट किया। यानी जो इनका लॉज है या फिजिक्स में जो भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़ें सबके सब क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल बता देते हैं आपको कौन कौन से लॉज हैं, बहुत से लॉज हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जांपल्स को आप लोग को बता दे रहे हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो फिजिकल लॉज। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इसमें कुछ जो है लॉज आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लॉज हैं जो हम फिजिकल लॉज के अंतर्गत। हालांकि जितने मैं लॉज का यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा ना, सब लॉज के बारे में आगे चल के एक एक वाइज पूरा एक एक को डिटेल वाइज पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर आज रेड वाला साथ नहीं दे रहा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहला जो आपका लॉ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले लीजिए, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लीजिए, है कि नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे द आइडियल गैस लॉ हो गया। ये गैस लॉ क्या होता है आगे चल के आप पढ़ेंगे, द आइडियल गैस लॉ। इसमें आपको ये पढ़ना होगा कि जो गैसेस होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। गैस क्यों हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है। मैंने बताया था ना, जब कहीं गैस अगर कोई रिएक्शन में पढ़ाया जाता था तो आपको ऊपर की तरफ सिंगल, जैसे कहीं आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं और उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आप वहाँ लिखते थे कि H2 और सामने वहाँ पर तीर लिख देते थे, एरो ऊपर की तरफ लगाए थे। तो एरो मतलब आप बता रहा है कि जो गैस है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। तो क्यों फ्लो करती है और फ्लो करती है तो किस प्रकार से फ्लो करती है, उनके बीच में किस प्रकार का फोर्सेस काम करता है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो लॉज बनाया गया है वो आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। तो उसको हम वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आइडियल गैस लॉ हो गया। उसके बाद लिखिए मेंडल्स लॉ हो गया। मेंडलीव्स तो नहीं आएंगे, यहाँ मेंडल्स आएंगे, ठीक है। मेंडल्स, है ना, मेंडल्स लॉ। ये मेंडल्स लॉ क्या है, काफ़ी बेहतर तरीके से चर्चा मैंने किया है केमिस्ट्री क्लास 10th में, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे, जो भी मुझसे पढ़े हैं, वो आप लोग जानते होंगे कितना बेहतर तरीके से मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन किया था। अच्छा, मेंडल्स लॉ आप लोग भी जानते हैं कि डेली यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्टेड है। इनका क्या था, ये कुछ ट्रेड्स के ऊपर बनाए थे ना, इनहेरिटेड ट्रेड्स और हेरिटेड ट्रेड्स के ऊपर बनाया था। जैसे कोई चीज़ आप माता पिता से जो कुछ फीचर्स होती है, यानी पेरेंट्स से फीचर स्टूडेंट्स टीचर्स में आती है, ठीक है, सॉरी। जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स की फीचर किस में आएगी, उनके सन्स में आएगी, यानी उनके डॉटर्स में आ सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ किस प्रकार से, यानी फीचर्स जो ट्रेड्स होती हैं एक पेरेंट्स यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होती हैं, उस चीज़ के लिए मेंडल्स ने लॉ बनाया था। और मेंडल्स के लॉ में जो एक्सपेरिमेंट के लिए पौधा यानी जो प्लांट यूज़ किया गया था वो था पी प्लांट, मटर का पौधा था, ठीक ना। उन्होंने इस पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रूथ करके दिखाया था। तो चूंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इसीलिए ये भी किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल लॉस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें आगे और एग्जाम्पल लिखिए, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। हालांकि जिसके बारे में हम लोग को आगे चैप्टर मिलेगा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं बार बार फिर लिखूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं यहाँ ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहीं कहीं पे लिखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का है चाहे लीनियर मोमेंटम, दोनों चीज़ सेम है।
लेकिन मोमेंटम ध्यान रखिएगा दो प्रकार का होता है, एक मोमेंटम लीनियर होता है, दूसरा मोमेंटम एंगुलर होता है। इसी फिजिक्स में हमको 11th में पढ़ना भी है। तो केवल मोमेंटम लिखा रहे तो आप समझिएगा कि वो लीनियर मोमेंटम कह रहा है, और अगर उसको एंगुलर मोमेंटम कहना होगा तो वो आगे लिख देगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मोमेंट, मास में भी क्या होगा वही चीज़ आप पढ़ेंगे, नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इस फिजिक्स में आप लोग एक आइंस्टीन द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन करके पढ़ेंगे। वो फार्मूला आपको आगे बहुत मतलब कंपटीशन एग्जाम में भी या फिर ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी वगैरह करेंगे, वहाँ भी काफ़ी अच्छे से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी आप जानते हैं ना, जब कोई बॉडी आपस में दो कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो उनका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है वो आफ्टर भी कोलिजन होता है। जैसे ये दो बॉडीज़ हैं, मैंने ले लिया है, ये अलग अलग है तो इनका कुछ मास होगा, ये ऐसे मूव करेंगे, कुछ वेलोसिटी होगा, तो इनमें मास और वेलोसिटी होने के कारण इनका मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, या 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो भी अच्छे से पढ़े होंगे साइंस उनको पता होगा मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी आपस में कोलाइड कर जाती है तो कोलिजन के बाद मान लीजिए वो चाहे एक में हो जाए चाहे फिर कोलिजन के बाद वापस चली जाए, तो जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा और बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम दोनों का सेम होता है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और आगे मैंने बताया ना कि मास एनर्जी रिलेशन पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। और ये रिलेशन किसने दिया है, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। ये रिलेशन किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है। तो इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है, ETC और भी है लेकिन इतना बहुत हमने एग्जाम्पल लिखवा दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है हमको इस यानी आगे फिजिक्स जैसे जैसे हर एक चैप्टर स्टार्ट होता जाएगा हम सारी चीज़ों को इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये कुछ फिजिकल लॉज थे, मैंने उसके बारे में बताया, एग्जाम्पल बताया कैसे कैसे उनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो और फिर आगे हम लोग, अब मैं सोचता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रोकते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग की हेडिंग होगी वो हेडिंग आप लोग ला लीजिएगा, लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। यानी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में थोड़ा सा ये भी हम लोग जानना होगा कि जो हम लोग फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं या फिर नियम पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, क्या वो थ्योरीज का हम लोग इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में भी करते हैं, या अगर टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है तो वो कौन कौन से मतलब फील्ड्स हैं कि जहाँ पे हम लोग कोई लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग तो स्टीम इंजन हो गया है ना, स्टीम इंजन के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया या रेडियो टेलीविज़न वगैरह हो गए, तो ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, इन लोगों का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या लॉज होता है, तो इनके हम लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव का लॉस क्या है, मतलब उनके बारे में हम केवल प्रिंसिपल यानी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक लॉस पढ़ लेंगे। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया बार बार ना कि जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे चलते जाएंगे हर एक चैप्टर में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करिएगा, शेयर करेंगे तो मैं जान जाऊंगा और आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप फीस दे रहे हैं, आप केवल पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। आज का क्लास आप लोग को मिल जा रहा है और कल परसों यानी सैटरडे तक क्लास मिल जाएगा। संडे तक फाइनली जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वो मंडे से क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। आज आप लोग का साइंस का क्लास फिजिक्स का चला, फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री का भी चला है क्योंकि सर आए थे पढ़ाए थे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं उनका भी क्लास 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर से मेरी बात हुई थी तो आने के लिए बोले थे, चूँकि कोरोना कारण दिक्कतें थोड़ा चल रही, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी बात हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था तो सर आने वाले, वो भी पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे कौशल सर, ठीक है। और जो बच्चे बायो ग्रुप के हैं तो वो बायो का भी क्लास उन लोग का 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मान चलिए कि आपका सारा क्लास जो है, जो टाइम टेबल मैंने बना के ग्रुप में भेजा है, रेगुलरली अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। संडे को आपको पता है लाइव क्लास, तो ये चूंकि ये इस बार जो है हम लोग हो सकता है लाइव क्लास ना जुड़ पाएँ, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि अभी हम लोग की टॉपिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुई है और पहले चैप्टर में हम लोगों ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया है। तो अगर मैं देखूंगा अच्छे क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से मिल जाएंगे तो मैं आप लोग को संडे को लाइव मीटिंग पे पढ़ाऊंगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाता हूं तब भी लाइव मीटिंग रख के आप लोगों से बातचीत करूंगा थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए कि क्या क्या मतलब आप लोगों ने इस वीक में पढ़ा है, आपको कैसा क्लास लग रहा है। और सबसे पहले मैंने बताया ना कि आप वीडियो के नीचे अभी तुरंत जाइए और वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, कोई दिक्कत समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए ना। आप लोग फीडबैक जब देते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को पता चलता है कि हम लोग की मेहनत कितनी कारगर साबित हो रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर कल लेक्चर में मिलेंगे और कल का लेक्चर हमने बताया ना लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक या फिजिक्स हो जाएगा, साइंटिफिक लॉज कर दे या फिजिक्स कर दे, ठीक है।
तो कल की हमारी टॉपिक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।